नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। अब से कुछ देर में आरोपी अविनाश शुक्ला की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस ने चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड मांगी है। पुलिस पूछताछ के लिए अविनाश की 2 दिन की पुलिस रिमांड चाहती है। पुलिस की अर्जी पर कुछ देर में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने 20 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मंगलवार को जेल में जाकर 3 घंटे तक पूछताछ की थी। उससे चढ़ावा चोरी के बारे में राज उगलवाए थे। अब पुलिस उसकी कस्टडी मांग रही है ताकि आगे इससे और जानकारी जुटाई जा सके। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को सिर्फ 45 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसके आधार पर चोरों की पहचान हुई है। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया है, उसकी तस्दीक उनके बैंक अकाउंट से हो रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया था या तो उससे प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ है। आरोपियों में भी ये नहीं बता रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की है वो उनके पास कहां से आई, उसका स्रोत क्या है। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता लगा है कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया था, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया था। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। अब इनमें से 8 की तो पहचान हुई है। 8 के नाम आप जानते हैं, टिन्नू यादव, और अगर सुभाष श्रीवास्तव को छोड़ दे तो बाकी जो 6 हैं इस वक्त पुलिस के घेरे में हैं और इनके पास से हेवी रिकवरी हुई है पैसों की। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक कितने लोग। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अयोध्या में वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वकीलों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और साथ ही पुलिस अधिकारियों से मिलकर चंदा चोरी के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बार एसोसिएशन चंदा चोरी के मामले में निष्पक्ष जांच करके सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो बार एसोसिएशन है, वकीलों के गुट ने यह कहा था कि वो या उनके किसी भी साथी को जो आरोपी हैं उनके लिए वकालत या फिर उनके लिए केस लड़ने की इजाजत नहीं होगी, और जो ऐसा करेगा उसे 5.5 लाख की रकम यानी कि एसोसिएशन को देना होगा। अब आपको हम ताज़ा तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर पुलिस की जो लगातार कार्रवाई हो रही है, उसी सिलसिले में यहां पर जो वकील हैं वो पहुंचे हैं और अपना ज्ञापन यहां सौंप रहे हैं। अब उनकी ओर से क्या मांग की जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। चंदा चोरी के मामले में वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और इसी को लेकर वकीलों ने यहां पर एक ज्ञापन दिया है और उनकी मांग को पुलिस के सामने रखा है। लेकिन साथ ही वकीलों की ओर से जो कहा गया था कि बार एसोसिएशन का, जो अयोध्या बार एसोसिएशन है, उसकी ओर से कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे थे उसमें जो बार एसोसिएशन या फिर जो वकीलों का संगठन है इस वक्त अयोध्या का, वो पुलिस के पास पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन दे रहा है और मांग कर रहा है निष्पक्ष जांच की। एक तो पहली चीज है कि इस पर आपके पास क्या अपडेट है। दूसरी बात है कि अभी तक जो जांच हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अविनाश शुक्ला निकल कर आया, जिसकी पुलिस रिमांड लेने जा रही है। देखिए बिल्कुल अमित, आज जो बार एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पर वकील हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, राम जन्मभूमि जो थाना है, और वहां पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, अपना विरोध जताया है और ये भी कहा है कि पूरी तरीके से चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग जो हैं जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले, एफआईआर दर्ज करे, ये वकीलों की मांग है। साथ ही जितने आरोपी हैं उनके खिलाफ
उनकी तरफ से कोई भी वकील केस ना लड़े। ये भी बार एसोसिएशन के वकीलों की मांग है कि अगर कोई ऐसा करता है तो बार एसोसिएशन में एक अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि आरोपियों से जितने भी वकील हैं अयोध्या के, वो बेहद ही नाराज हैं, क्योंकि अयोध्या की राम मंदिर की एक तरीके से बदनामी करने की कोशिश की है इन चंदा चोर, जितने भी चंदा चोर हैं। जहां तक बात अविनाश शुक्ला की है अमित, अविनाश शुक्ला इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी है। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख इंडियन करेंसी, 1223 समथिंग अमेरिकी यूएस डॉलर बरामद हुए हैं, धातुएं बरामद हुई हैं, सोने की चैन और अंगूठी बरामद हुई हैं, जो कि सब कुछ चोरी का है। अविनाश शुक्ला से 3 से 4 घंटे जो यहाँ का जो यहाँ की जेल है, जेल कारावास है अयोध्या का, वहां पर अभय मैं आपको भी रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो वकील मिले थे अभी पुलिस से, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। चल करके फिर हम लोग सवारी का उपयोग करेंगे। आप सभी वकील भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे कार्य में अपने तथ्य को छोड़कर जरूर आएं और इसके बरामदे के सामने उपस्थित हों। यहां से कूच करने का तुरंत समय हो गया है और हम लोग पहले कुछ दूर तक पैदल जुलूस को ले चलेंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी अपने सवारियों का उपयोग करेंगे। आप लोग तख्ते पर बैठे रहेंगे तो मैं कैमरा चलवाऊंगा और आप ये जाने रहिएगा कि फिर हम आप लोगों के किसी कार्य में कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप ये जान लें कि अधिवक्ता आज की स्थिति में अधिवक्ता समाज के ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, पीछे कदम नहीं हटाया जा सकता है। अस्मिता का प्रश्न है, आप सभी लोग बरामदे में उपस्थित हों, साथ में चलने के लिए तैयार रहें। जो लोग नहीं चल पाएंगे सवारी से चला जाएगा। परिस्थितियां सड़क पर देखी जाएंगी, क्या बनती हैं और क्या बिगड़ती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। उनके उस मुकदमे के कांस्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हेलो 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 हेलो, आप बताइए। और अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन सबके अगेंस्ट में एफआईआर की आपने दी है अर्जी? हाँ, तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट? चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी ये भी है? अभियुक्त है। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। आगे आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी। अभी दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर गई है। तो देखिए वकीलों की तहरीर। तो यहाँ पर आपने सुना जो बता रहे थे, जो वकीलों के संगठन है उसके जो भी ये मुखिया थे, उनका ये कहना है कि उनकी ओर से एक तहरीर दी गई है। तहरीर में उन्होंने तमाम जो आरोपी जहां से पैसे रिकवर हुए, जितना समझ में आया, जिनसे पैसे रिकवर हुए हैं, जैसे अविनाश शुक्ला है, लवकुश मिश्रा है, तमाम लोग हैं, इनके खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर के लिए शायद कही है। साथ ही साथ इसके लिए जो जिम्मेदार है, जो उनको बता रहे, चाहे अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी है। और अभी तक उन्होंने कहा है कि जीडी दर्ज हुई है, यानी कि जो जनरल डायरी होती है। फिलहाल तो जैसे ही इसके बारे में और भी जानकारी आएगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जो अयोध्या में वकील है या उनका जो संगठन है, इस वक्त इस पूरे मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस ने चंदा चोरी के आरोपियों के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की है। अविनाश के पास से ही सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। 20 लाख कैश जेल में बंद अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। 1121 डॉलर यानी कि करीब 1,06,000 रुपए सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। अविनाश के अयोध्या वाले योग सेंटर पर 28 जून को पुलिस ने छापा मारा था।
तब एक संदूक बरामद हुआ था और इस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा था और पेटीएम का क्यूआर कोड भी लगा हुआ था। दान चोर के दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, टिन्नू यादव के ठिकाने से भी जो बरामद हुआ है, जहां जहां से रकम बरामद हुई है उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। अब लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए थे, जिसमें 500 रुपए के 2,850 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रामाशंकर मिश्रा के पास से पुलिस ने 7,32,170 रुपए बरामद किए हैं। मनीष यादव जो टिन्नू यादव का रिश्तेदार है, उसके पास से 2 लाख रुपए मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा है किसके पास से कितना रिकवर किया गया है। और हमारे साथ अभय जुड़े हुए हैं। अभय, ये जो तमाम हमने देखा कि इतने सारे यहाँ पर लोगों के सबके नाम हैं, लेकिन इसमें एक नाम मिसिंग आ रहा है, उनके बारे में बताइएगा। वो है सुभाष श्रीवास्तव, क्योंकि जो खबर हमने भी बताई है और जो खबर मिली है कि वो पहले व्यक्ति थे जिनको सर्च किया गया, तो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आप हमें सर्च कैसे कर सकते हैं जब वो काउंटिंग रूम से बाहर निकले थे। उनके बारे में क्या जानकारी, उसके पास से क्या मिला है? अमित, सुभाष श्रीवास्तव का एक बड़ा मकान है अयोध्या से आउटर इलाके में, एक बड़ा मकान है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुभाष श्रीवास्तव के पास से किसी भी तरीके की कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ये रिकॉर्ड खंगाल रही है कि उसके ना तो बैंक अकाउंट में कुछ इस तरीके के पैसे मिले हैं, ना ही घर के अंदर तलाशी के दौरान कोई भी पैसे मिले हैं। लेकिन कहां कहां पर प्रॉपर्टी है, ये तमाम चीजें जो हैं अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी। सुभाष श्रीवास्तव जो है वो एक पहले बैंकर रह चुके हैं और ये जानकारी मिली है कि पहले भी जिस बैंक में वो काम करते थे, लापरवाही के मामले में उनको सस्पेंड किया गया था। तो इसी वजह से, क्योंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन लापरवाही बरतने के उनका जो रोल निकलकर सामने आया है, वो लापरवाही बरतने का अभी तक रोल निकलकर सामने आया है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए हुए है और अविनाश शुक्ला की आज पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, जहां तक अभी संभावनाएं लग रही हैं, और उसके बाद अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस की टीम कई जगहों पर और रिकवरी के लिए जा सकती है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय ये जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं हम टीएमसी की बगावत की। टीएमसी की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। थोड़ी देर में टीएमसी के बागी गुट के विधायक दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का यह बागी गुट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा और नए गुट को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने की अपील करेगा। बागी गुट 30 सदस्यीय कार्यकारिणी की लिस्ट भी सौंपेगा। आपको हम बता दें कि 22 जून को बागी गुट ने ममता बनर्जी को चेयरमैन के पद से हटाकर अरूप राय को तृणमूल कांग्रेस का नया चेयरमैन बनाया है। बागी गुट की अपील पर टीएमसी के कई बैंक खाते पहले ही फ्रीज हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी की पार्टी के चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल पर भी बागी गुट अपना दावा ठोक रहा है। और ऋतुब्रत बनर्जी इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करीब 60 विधायकों का समर्थन है और 80 में से 60 के करीब अगर ऋतुब्रतों के पास हैं, तो 20 विधायकों के साथ ममता बनर्जी क्या अपने पार्टी का सिंबल, क्या अपने पार्टी का नाम अपने पास रख पाएगी, इसका फैसला लगभग आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, कितने बजे मुलाकात होनी है और ऋतुब्रतों के साथ कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विधायक पहुंच चुके हैं और इनमें अनूप राय, ऋतुब्रत तो इस पूरे जो डेलीगेशन इसका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अखरुज्जमा, जावेद अहमद और संदीपन साहा, ये तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। तो जो एक लड़ाई हमने देखी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी नजर आई, वहाँ पर जो विधायक थे वो तमाम चीज़ें, फिर सांसदों ने तो अपनी अलग पार्टी में वो शामिल हो गए, लेकिन अब टीएमसी पर कब्जे की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तमाम जो लोग पहुँचे हैं ये दावा कर रहे हैं कि विधायक उनके साथ है और 2/3 से भी ज़्यादा विधायक उनके साथ है, तो पार्टी उनकी है। चुनाव जो चिन्ह है वो उनका है, पार्टी का जो फंड है वो उनको मिलना चाहिए। इन तमाम दावों के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इलेक्शन कमीशन में वो पहुँचे हुए हैं। मुलाकात हो रही है अधिकारियों से और दावा किया जा रहा है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दस्तखत के साथ उन तमाम चीज़ों को भी लेकर आए। हमें जो जानकारी मिली है और दिखाया जा रहा है कि देखिए पार्टी में अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कब्जा नहीं है, बल्कि टीएमसी उनकी पार्टी है और उनके साथ विधायकों की जो पूरी एक फौज है वो है। और ये तमाम जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि चाहे चुनाव चिन्ह का मामला हो,
या फिर बड़ा जो मामला है फंड को लेकर भी कुछ सैकड़ों करोड़ की बात होती है, उसके लिए शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा शोएब। जैसे ही ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद आपके पास अपडेट भी आएगा, तब आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच बता दें 21 जुलाई को एक और टक्कर देखने को मिलेगी जब टीएमसी की ओर से यानी कि ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाने जाएंगी और ऋतुव्रतो के गुट ने भी कह दिया कि वो भी इस दिन को मनाएंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से दोनों गुट आगे अपनी रणनीति को लेकर जनता के बीच में भी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात मानसूनी बारिश की करते हैं। पिछले 24 घंटे से मायानगरी मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। आफत की बारिश ने मुंबई और इससे सटे इलाके में अब तक 4 लोगों की जान तक ले ली है। बारिश के कहर की वजह से हमेशा दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अंधेरी, सायन, कुर्ला, सेंटा क्रूज समेत कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को समय समय पर अब दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं वो ट्रैफिक में फंस रहे हैं। पानी भर जाने की वजह से उनकी गाड़ी अटक जा रही है। ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने दोपहर 1:45 पर मुंबई में आज हाई टाइड का अलर्ट भी दे दिया है। हाई टाइड को देखते हुए प्रशासन लोगों को सतर्क कर चुका है। किसी से कहा गया है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। ज़्यादातर लोग ज़रूरत पड़ने पर घर पर रहें और घर से बाहर कम निकलें। भारी बारिश के बीच कई जगह पर पेड़ गिरने की भी खबर आ रही है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बारिश की वजह से निचले इलाकों में इतना पानी भर गया है कि जो लोग निकल रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप इस तस्वीर देख रहे हैं कि मुंबई में पानी इतना भरा हुआ है कि जिसके वजह से जो गाड़ियां यहां से गुजर रही है उनकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। कुर्ला इलाके की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कुर्ला में पानी भर गया है और इसका असर ट्रैफिक पे पड़ा है। मुंबई में कल रात से रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण सुबह लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि मुंबई के लो लाइन इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने मिली। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के कुर्ला और एलटीटी के इलाके में, जहां पर आप देख पाएंगे कि ये रेल पटरियों के बीच में जो सर्विस रोड है वहां पर किस कदर पानी भरा है। करीबन 1 फीट तक पानी यहाँ पर भरा है और पानी में स्कूल के बच्चे हो या फिर आम प्रवासी ये पानी से चलकर आ रहे हैं। गाड़ियों जो है यूटर्न लेकर जो है वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। गनीमत ये है कि अभी हाई टाइड का समय शुरू हो रहा है लेकिन बारिश का जोर उतना नहीं है। हालांकि सुबह में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे तक के लिए मुंबई और सटे इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन बारिश की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए पटरियों तक पानी नहीं पहुंचाया है। इसके बावजूद सुबह के वक्त में सेंट्रल लाइन हो, वेस्टर्न लाइन हो, हार्बर लाइन हो, जो लोकल सर्विस है उसकी रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा। 5 से 10 मिनट की देरी से ट्रेनें चली। इस वक्त आप देख पाएंगे कि रेल पटरियों तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सर्विस रोड पूरी तरह से दोनों तरफ से लबालब है। 1:45 बजे 4.40 मीटर यानी कि 14 फीट से ऊंची हाई टाइड की आशंका है। ऐसे समय में तेज बारिश होगी तो मुंबई निवासियों के लिए जरूर मुश्किलें होगी। सुबह के वक्त में मुंबई के परेल, सायन, माटुंगा, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड, पश्चिम उपनगर में बांद्रा, सेंटा क्रूज, जुहू, अंधेरी जैसे इलाकों में, लो लाइन इलाकों में वाटर लॉगिंग हुई। पिछले 24 घंटे में मुंबई में शहर इलाके में 134 मिलीमीटर, मुंबई के सबर्बन इलाके में 149 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। बहरहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। लोगों को सतर्क रहने की सूचनाएं दी है। अब तक मुंबई और सटे इलाकों में बारिश के कारण 4 मौतें सामने आई, जिसमें से 2 मौतें मुंबई में तो 2 मौतें मुंबई से सटे नई मुंबई में हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को जरूरी ना हो तो लोग बाहर न निकले, ये कहा गया है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह के फिलहाल वहां पर हालात हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि 1:45 पर मुंबई में हाई टाइड आना है और जैसा कि सचिन चौधरी ने बताया करीब 14 फीट तक ऊंचाई रहेगी इन लहरों की। अब हाई टाइड से दिक्कत ये आती है कि जो पानी भर गया है इसको निकाला जाता है। अब इसको निकालने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और पानी को डिस्चार्ज किया जाता है समुद्र में, लेकिन समुद्र में जब ऊंची लहरें आएंगी तो पानी वापस शहर के अंदर आ जाता है, जिस वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बरकरार रहती है।
मुंबई के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली नोएडा में सुबह आंधी तूफान के बाद तेज बारिश भी हुई। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से जाम जैसे हालात बन गए। वहीं दूसरी ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में 7 जुलाई तक यानी कि अगले 5 से 6 दिन तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का तो कहना है कि मानसून 27 जून को आने वाला था, लेकिन ये दिल्ली में 5 दिन देरी से पहुंचा है। बारिश के बाद से ही पूरे दिल्ली एनसीआर का मौसम भी सुहाना हो गया है। नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन लगातार अगर ये बारिश होती रही तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। गर्मी से राहत है, लेकिन बारिश की वजह से जल भराव भी होता है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाकों में मानसून पहुंच चुका है और यही वजह कि दिल्ली और इसके आसपास ये बारिश हो रही है। दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं दिल्ली के आसपास, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 5 से 6 दिन तक पूरे उत्तर भारत में मौसम सुहाना रहेगा। उसी तरह से अगर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसे जैसे अरब सागर से जो साउथ वेस्ट मानसून है ये उत्तर की ओर बढ़ने लगा है, तो गुजरात समेत राजस्थान के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो मध्य भारत, पूर्वी भारत और साथ ही उत्तर भारत में लगभग मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और इन सभी इलाकों में आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। पाकिस्तान से फिर से धमकी आई है। पाकिस्तान ने फिर से पानी पर जंग की बात की है। पहले पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी, अब बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि पर चेतावनी दे दी है। जब भारत ने कहा था वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा तो मुनीर को लगा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान का पानी तो खत्म होने वाला है। पाकिस्तान की नदियां सूखने लगी है और जो पाकिस्तानी मुनीर की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वो सारे प्यासे बैठे हैं। पाकिस्तान पानी के लिए इतना क्यों तड़प रहा है? पाकिस्तान पानी के लिए युद्ध करने वाला है। पाकिस्तान में जंग का सायरन क्यों बजने लगा है? मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान प्यासा मारा जाएगा। भारत ने पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी थी। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने का ऐलान किया था। उस वक्त मुनीर को लगा था ऐसा संभव ही नहीं है, नदी का पानी कौन रोक सकता है। लेकिन 1 साल बाद मुनीर के सामने जो तस्वीरें आई हैं, उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में पानी की कमी शुरू हो गई है। पानी की कमी के कारण पाकिस्तान में बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 23% हिस्सा कृषि से आता है और वहां के 68% ग्रामीण इसी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की लगभग 90% खेती सिंचाई के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है और अब सिंधु नदी का वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो वरना पानी का रास्ता बदल दिया जाएगा। भारत ने जो कहा वो करके दिखाने भी लगा है। अब जिस मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान में बर्बादी शुरू हुई है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। हर जंग गोली, गोले, बारूद से नहीं लड़ी जाती है। कुछ जंग मैदान के बाहर लड़ी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी जंग जारी है। आसिम मुनीर अपने आप को पाकिस्तान का रखवाला दिखाता था, लेकिन अब इमेज बहुत तेजी से बदल गई है। जो जुबान मुनीर के डर से बंद थी, वो खुलकर शोर मचाने लगी है। अफगानिस्तान से मुनीर मार खा रहा है। पीओके में पाकिस्तान से अलग होने का शंखनाद हो गया है। केपीके ने बगावत कर दी है। बलूचिस्तान पहले से ही मुनीर से नफरत करता है। अब सिंध और पाकिस्तानी पंजाब में भी मुनीर के खिलाफ आवाजें तेज हो गई हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक मुनीर हाफिज और मसूद अजहर को नहीं सौंपेगा, तब तक पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वॉर जारी रहेगी। अब पाकिस्तान के बाद हम बात करते हैं
देश से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में बादलों के प्रहार की। जून में गर्मी ने बहुत सताया, लेकिन जुलाई में बादल जमकर बरस रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सड़कें डूब चुकी हैं, लोकल की रफ्तार भी धीमी हो गई है। दिल्ली में बादलों ने राहत बरसाई है, वहीं पर मानसून की बारिश से अफ्रीका में तबाही मची है और चीन, जापान, ब्राजील में तो आसमान से पानी की जगह ओले बरस रहे हैं। दुनिया में कैसे हो रही है मानसून की लुका-छिपी, देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून की बारिश की मार मध्य प्रदेश के सीहोर में हाहाकार मचा रही है। पानी सड़क के रास्ते गली से तेज प्रवाह के साथ नीचे जा रहा है। रास्ते में दुकानदारों और ग्राहकों की बाइकें खड़ी। पानी की रफ्तार बाइकों को बहाए लिए जा रही है। इस स्कूटी वाले को देखिए, ये किसी तरह अपनी स्कूटी को बहने से बचा रहा है। 2-3 लोग और भी अपनी गाड़ियों को बचाने में लगे हुए हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ की कमजोर चट्टान देखिए दरकने लगी है और फिर टूटकर सीधे नीचे समा गई है। ऐसे लैंडस्लाइड हिमाचल में डराते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि चट्टानों का वाटरफॉल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। मॉनसून की बारिश आफत लेकर अफ्रीका में भी पहुंच चुकी है। हालात इतने भयानक हैं कि बाढ़ का पानी अपनी रफ्तार में पूरा का पूरा घर बहा लिए जा रहा है। इस घर में एक इंसान भी फंसा हुआ है और उसी को बचाने के लिए लोग बार बार शोर मचा रहे हैं। घर के घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। घाना के आक्रा में बाढ़ ने क्या तबाही मचाई है, देख लीजिए। बाढ़ के पानी में पूरी की पूरी कार डूबी हुई है। लोग तैर तैर कर सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं। घर, मकान, दुकान, सड़क, सब जगहों पर केवल और केवल पानी ही दिख रहा है। लोग सर पर घर का सामान रखकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है और पानी का साम्राज्य अब घरों के अंदर कमरों तक बहता जा रहा है। मॉनसून की बारिश के बाद ये हालात मुंबई के हैं। एक तरफ की सड़क पानी से लबालब है। गाड़ियां, कार सब पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों की केवल छत दिख रही है। बिल्डिंग के ऊपर से बनाए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है, पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है। मुंबई में मानसूनी बारिश की यह तस्वीर भी देख लीजिए। फ्लाईओवर से नीचे पानी गिर रहा है। हवाएं तूफानी रफ्तार से चल रही हैं। हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। मुंबई में बारिश के आते ही अंडरपास में पानी भर गया है। यह अंडरपास करीब 11 फीट ऊंचा है, लेकिन अब यह आधा पानी से भर चुका है। यह अंधेरी के सबवे का इलाका है, जहां केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई में बारिश के साथ साथ समंदर में भी तूफानी लहरें उठ रही हैं। हाई टाइड का अलर्ट जारी हो चुका है।
बारिश की वजह से नवी मुंबई में बड़ा हादसा हो गया। नेरुल के एलपी ब्रिज के नीचे शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में 2 छात्राएं आ गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद एक राहगीर ने तत्परता दिखाते हुए दोनों छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाढ़ की यह तस्वीर हिमाचल के लाहौल स्पीति से आई है। बाढ़ के बहाव में यह स्टंटबाज अपनी गाड़ी निकालकर कलाबाजी दिखा रहा है। बाढ़ के पानी में सड़क गायब हो चुकी है, केवल पानी ही पानी दिख रहा है। ट्रैकिंग पर आए सैलानी फंसे हुए हैं। पानी के बहाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाहौल स्पीति में देखिए, पहाड़ से कैसे कैसे छोटे छोटे बोल्डर पानी के साथ नीचे बहे चले जा रहे हैं। इन बोल्डरों की वजह से लाहौल स्पीति में एक पुल टूट गया है। पुल टूटने की वजह से रोड ब्लॉक हो गई है, आना जाना बंद हो गया और इसी में फंस गया है ये दूल्हा जिसे अपनी शादी में जाना है और वो किसी तरह जान को जोखिम में डालकर पैदल ही अपने बारात के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। लाहौल में रास्ते ठीक करने के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। मॉनसूनी आफत जम्मू कश्मीर में भी टूटी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में 2 जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से अचानक बाढ़ और मलबा बहकर आया। इस घटना के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिससे वहां भी मुश्किलें खड़ी हो गई। देखिए, ये सिरमौर की तस्वीरें हैं, जहां पानी पहाड़ से नीचे मलबा लेकर आ रहा है, जिससे सड़कें बाधित हो गई। मलबे की तस्वीर देखकर वीडियो बनाने वाले लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी मलबा नीचे लेकर आ रहा है वो काफी खतरनाक है। पानी की रफ्तार का असर इस छोटे से पुल पर भी पड़ा है। पानी के हाहाकारी वेग ने इस पुल को तबाह कर दिया है, जिससे आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया है। संपर्क टूट गया है।